हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ना कि सिर्फ बीएड एग्ज़ाम में बल्कि एचटेट, सीटेट, रीट, DSSS हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो ये अपने आप में ही बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट बन जाता है और ये देखा जाए तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है। अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट के बारे में बेसिक नॉलेज पता है तो हम इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में और बहुत सारे जो है अपना स्कोर भी इससे बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि आज हम फर्स्ट क्लास में हमारी आप देख रहे हैं, सबसे पहले विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से संबंध। तो हम बेसिकली हम आज ग्रोथ, डेवलपमेंट और इन दोनों का रिलेशन जो है लर्निंग के साथ क्या रहता है, बहुत बेसिक सा टॉपिक है, उसको आज हम कवर करेंगे। और साथ ही इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस जो हैं, कुछ एक एमसीक्यूज़ भी हम आज इसमें अटेम्प्ट करेंगे, ताकि हम अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो साथ के साथ वो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करके और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रोथ की। डेवलपमेंट से भी पहले ये जो टर्म है ग्रोथ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इन दोनों में डिफरेंस जो है वो बता पाएंगे कि क्या डिफरेंस है। तो ग्रोथ, जैसा कि हम बेसिकली सुनते भी हैं, ग्रोथ मतलब बढ़ना, मतलब इसका बिल्कुल बेसिक सा अर्थ है बढ़ना, यानी कि किसी चीज़ में बढ़त होना या वो परिमाण अथवा मात्रा में बढ़त होना। अब हमारे मानव शरीर में वृद्धि से यानी कि ग्रोथ से क्या अभिप्राय है, यानी कि हमारा वेट, हमारी जो है हाइट, हमारा आकार, आकृति, इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी होना, जिसको हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं और जिसको हम मेजर भी कर सकते हैं, जैसे कि कितनी हमारी हाइट हो चुकी है या कितना हमारा भार है, हमारी आकृति कैसी है। तो ये सब चीज़ें ग्रोथ में आती है। और ये ग्रोथ होती कब से है, स्टार्ट कब होती है, जब ये हमारी प्री नेटल पीरियड से ही स्टार्ट हो जाती है, जब जो है एक मदर कंसीव करती है, जब बच्चा माता के गर्भ में आता है, तब से मैच्योरिटी की जब तक वो एज प्राप्त नहीं कर लेता, यानी कि 18 वर्ष तक लगभग जो है बच्चा परिपक्व हो जाता है शारीरिक रूप से, तो तब तक जो ये शारीरिक वृद्धि है, यानी कि हमारी जो ग्रोथ है, फिजिकल ग्रोथ, वो प्रक्रिया जारी रहती है। और दूसरी बात हम करें कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि अब इसमें डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट का मतलब है कि बच्चा मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, सामाजिक, बौद्धिक सभी पक्षों में परिपक्वता, यानी कि बच्चा मैच्योर हो जाए, उसका मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छे से हो जाए। ये क्या कहलाता है, हमारा बाल विकास कहलाता है। विकास में वे सभी परिवर्तन शामिल हैं जो कि जीवन भर चलते हैं। और ये जो विकास है, डेवलपमेंट जो है, एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जो कि फ्रॉम वोम टू टोम, यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत, मृत्यु तक ये चलती रहती है, जीवन भर चलती रहती है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि ग्रोथ जो है वो एक पर्टिकुलर एज तक या जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक चलती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, यानी कि हमारा फिज़िकल ग्रोथ, फिज़िकल यानी कि हमारी शारीरिक संरचना या आकार का बढ़ना वृद्धि कहलाता है, जबकि सामाजिक, बौद्धिक, भावनात्मक तथा मानसिक पक्षों में परिपक्वता विकास कहलाती है। तो यानी कि ग्रोथ जो है वो एक क्वांटिटेटिव प्रोसेस है, यानी कि क्वांटिटेटिव टर्म है जिसमें हम मेजरमेंट जिन चीज़ों को हम मेजर कर सकते हैं, जबकि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बोथ एस्पेक्ट है। इसके अंदर हम मतलब हम मेजर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हम उसको कितना उसका विकास हो चुका है, उसका परिणात्मक और गुणात्मक परिवर्तन, दोनों तरीके के परिवर्तन को मापा जाता है, जो कि आजीवन चलते रहते हैं। तो ये दोनों टर्म्स हैं, इन दोनों को हमें बहुत अच्छे से समझना है, तभी हम इनमें डिफरेंस क्रिएट कर पाएंगे कि ग्रोथ जो है वो एक जब तक बच्चा मैच्योर नहीं हो जाता तब तक चलती है, जबकि डेवलपमेंट जो है वो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो अब इन दोनों की हमें एक एक डेफिनेशन भी हमें देखनी होगी, क्योंकि अब जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का जो पैटर्न हम देख रहे हैं तो उसमें डायरेक्ट डेफिनेशंस को उठाया जा रहा है और उससे पूछा जा रहा है कि ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सी डेफिनेशन है सोरेनसन की।
तो उसे हम देख लेते हैं। सोरेनसन के अनुसार अभिवृद्धि शब्द का संबंध शारीरिक वृद्धि से है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। तो हम इसमें देखा भी होगा हम लोगों ने कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी चलती रहती है जब तक इसका मतलब हमारा शारीरिक वृद्धि से हमारा मतलब है, इसका जो संबंध है हमारा शारीरिक वृद्धि से है। इस वृद्धि को नापा और तोला जा सकता है। लेकिन विकास का संबंध अभिवृद्धि से तो होता है, शारीरिक वृद्धि से सिर्फ नहीं होता। वो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं तो वो मतलब हर इस बच्चे का सर्वांगीण विकास, यानी कि विकास जो है इसमें शारीरिक अवयवों की कार्य कुशलता को दर्शाता है कि एक बच्चा किसी भी काम को कितनी प्रवीणता से, कितनी निपुणता से कर रहा है। वो उसका फिजिकल डेवलपमेंट तो हुआ ही है, साथ में हर एक एस्पेक्ट जो है वो उसका डेवलप हुआ है, तभी वो किसी काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पा रहा है। उसके काम करने के तरीके से ही पता चल जाता है कि उसकी डेवलपमेंट कितने अच्छे तरीके से हुई है। दूसरी डेफिनेशन है हमारी हरलोक। हरलोक के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है। ये हमें बहुत देखना ज़रूरी है इसके अंदर कि क्या चीज़ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वृद्धि एवं विकास में अंतर। अब इन दोनों में जब हम इन दोनों टर्म्स को हम समझ गए हैं तो इनमें हम डिफरेंस भी जो है अच्छे से देख पाएंगे कि वृद्धि दृश्य, प्रकट एवं प्रत्यक्ष रूप से होती है, जिसको हम देख सकते हैं, जो हमारे आंखों के सामने दिख रहा है। जबकि विकास जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से हम बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। वृद्धि को भौतिक रूप से मापा भी जा सकता है, यानी कि मेजर भी किया जाता है, जबकि विकास को हम माप नहीं सकते। केवल हम इसका अनुमान लगा सकते हैं या इसका अनुभव कर सकते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ। वृद्धि गर्भावस्था से परिपक्वता की आयु तक, यानी मेच्योरिटी तक जारी रहती है, जबकि विकास जो है वो गर्भ से मृत्यु तक, यानी कि जीवन पर्यंत ये जारी रहता है। वृद्धि की सीमा आनुवंशिकता द्वारा तय होती है, यानी कि वृद्धि यानी ग्रोथ का जो सीधा सीधा संबंध है वो हेरिडिटी से होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और कई बार एग्जाम में देखा भी गया है कि ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू हेरिडिटी, जबकि विकास यानी कि डेवलपमेंट का संबंध जो है वो वातावरण से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे हम ध्यान रखें। वृद्धि एक सरल प्रक्रिया है जबकि विकास एक जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर वृद्धि केवल धनात्मक होती है, यानी कि पॉजिटिव, यानी कि बच्चे का जो है विकास हो रहा है, हर शारीरिक वृद्धि उसकी हो रही है, उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही है, उसका वज़न बढ़ रहा है, तो ये धनात्मक होती है, नेगेटिव नहीं होती। जबकि विकास जो है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तरीके से हो सकता है। वृद्धि में होने वाले परिवर्तन जो है वो संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल होते हैं, जबकि विकास में ये गुणात्मक भी होते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तन जैसे कि बच्चे की कार्यक्षमता में वृद्धि होना, कौशल में वृद्धि होना, तो ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। वृद्धि का क्रम निश्चित होता है जबकि विकास का क्रम निश्चित नहीं होता। वृद्धि शारीरिक परिपक्वता की द्योतक होती है, जबकि विकास शारीरिक एवं अधिगम दोनों ही रूप सम्मिलित होते हैं इसके अंदर। वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता जबकि विकास में वृद्धि समाहित होती है, यानी कि ग्रोथ में डेवलपमेंट नहीं आता जबकि डेवलपमेंट में ग्रोथ जो है डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो ये चीज़ें हम ध्यान से इन पॉइंट्स को हम ध्यान रखें ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से क्लियर कर पाएँ आगे जाकर। नेक्स्ट हम बात करें स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि एक बच्चा किस तरीके से धीरे धीरे बढ़ रहा है और कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं, उसके डेवलपमेंट को हम कितनी स्टेजेस में हम बांट रहे हैं। तो ये सब बेसिकली जो हम बात करें तो 4 अवस्थाओं में बांटा गया है और ये जो बात की है वो रोस महोदय ने की है। रोस महोदय के अनुसार डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं उन्होंने 4 स्टेजेस बताई हैं। इन्फेंसी, फर्स्ट है शैशवावस्था, इन्फेंसी जो कि 1 से 5 वर्ष तक है। दूसरी है बाल्यावस्था जो कि 5 से 12 वर्ष तक है। तीसरी है किशोरावस्था जो कि 12 से 18 वर्ष तक है और प्रौढ़ावस्था जो कि 18 वर्ष से ऊपर, मोर देन 18 ईयर्स। तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ही इम्पोर्टेंटली याद रखनी पड़ेंगी ताकि हम जब भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो को कितने से कितने वर्ष तक की आयु को क्या कहा जाता है, इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो बनता है।
अब बात करें हम और भी बेसिक रूप से, अगर हम इसको समझें तो जो चाइल्डहुड है, बाल्यावस्था है, इसको और भी अच्छे से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो देखिए, आयु वृद्धि के क्रम में मनुष्य के जन्म के बाद से शारीरिक वृद्धि और विकास के विभिन्न चरण आते हैं। सबसे पहला है इन्फेंसी, जैसे ऊपर भी देखा था। तो बेसिकली जो इन्फेंसी पीरियड है वो बच्चे का जन्म से 2 वर्ष तक रहता है। बच्चा जब पैदा हुआ और उससे 2 वर्ष तक, इसे भी फर्दर बहुत ही फर्दर 6 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है इन्फेंसी को, लेकिन हम यहाँ इस वीडियो में ब्रीफ में नहीं जाएंगे। ये जो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी के जो 6 स्टेजेस बताई गई हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, जो कि प्याजे की थ्योरी में हम इसको ब्रीफली डिस्क्राइब करेंगे हमारी आने वाली क्लास में, जब हम प्याजे की थ्योरी को पढ़ेंगे। उसके बाद है सेकेंड चाइल्डहुड। जो है चाइल्डहुड को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पे, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। प्रारंभिक बाल्यकाल जो है वो 3 से 8 वर्ष तक बताया गया है, और उत्तर बाल्यकाल जो है वो 9 से 11 वर्ष तक बताया गया है। नेक्स्ट है हमारा एडोलेसेंस, किशोरावस्था, जो कि 12 से 18 वर्ष तक बताई गई है। नेक्स्ट हमारा है यूथ, 18 से 25 वर्ष तक। फिर है अडल्टहुड हमारा 25 से 55 वर्ष तक, और वृद्धावस्था जो है हमारी 55 वर्ष से मृत्यु तक। जिस तरीके से आप देख भी रहे हैं किस तरीके से बच्चे का धीरे धीरे विकास होता है और एक वो फुल फ्लेज्ड ह्यूमन बीइंग बनता है। आगे हम बात करेंगे बच्चे का जो डेवलपमेंट है। हम ओवरऑल एस्पेक्ट की जब हम बात करते हैं तो उसमें बच्चे का सामाजिक विकास, नैतिक विकास, उसका संवेगात्मक विकास, उसका मानसिक विकास, उसकी फिज़िकल ग्रोथ, हर एक चीज़ को जब हम हर एक एस्पेक्ट को जब हम देखते हैं कि तभी वो बच्चा जो है फुली जो है वो डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल डेवलपमेंट की, सामाजिक विकास की। सामाजिक विकास का मतलब है कि बच्चा जो है दूसरों के साथ मिलजुल कर चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। तो इसके अंदर हम बात करें हर लोग के जब बच्चे का सामाजिक विकास जो है कि बच्चा दूसरों के साथ कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहा है, किस तरीके से वो अपने विचार दूसरों के साथ शेयर कर पा रहा है, और कैसे वो मतलब समाज में एडजस्टमेंट कर पा रहा है। दूसरी हम बात करें हर लोग के अनुसार सामाजिक विकास से अभिप्राय सामाजिक संबंधों में परिपक्वता प्राप्त करने से है, कि बच्चा जो है किस तरीके से दूसरे लोगों के साथ जो है अपने संबंध बना पा रहा है, मैच्योरिटी कैसे आ रही है उसके रिलेशन के अंदर, कितने अच्छे तरीके से वो दूसरों को समझ पाता है और कितने अच्छे तरीके से वो अपनी बात दूसरों के सामने रख पाता है। तो शैशवावस्था में जब हम बात करते हैं शैशवावस्था में सामाजिक विकास की, तो अभी शैशवावस्था में बच्चे की जो आयु है वो 0 से 2 वर्ष है। इस अवस्था में बालक जो है वो सामाजिकता से परे है, वो सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसकी जो बेसिक नीड्स हैं वो उसे पूरा करने की कोशिश करता है। वो रोकर, वो अपने एक्शंस के माध्यम से, अपनी क्रियाओं के माध्यम से वो अपनी बात दूसरों को समझाना चाहता है। वो सिर्फ अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को पूरा करने में लगा रहता है। बालक में सामाजिक व्यवहार तब दिखता है जब वह व्यक्ति और वस्तुओं में अंतर समझने लगता है। फिर आता है बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, चाइल्डहुड जो स्टेज है बच्चे की। इस अवस्था में बच्चा जो है वो समूह बनाने की क्षमता का विकास बच्चे के अंदर हो जाता है। बच्चा जो है वो ग्रुप में अपने एक पीयर ग्रुप बनाता है, उसमें खेलता है, उसमें जो है अपना टाइम स्पेंड करता है। थर्ड जो है हमारा किशोरावस्था, एडोलेसेंस में जो है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हम बात करें। किशोरावस्था विद्यार्थियों के साथ समूह बनाने की कोशिश करता है, उसके अंदर लिंग संबंधी चेतना का विकास भी हो जाता है, उसके अंदर एक कुछ स्पेशल इंटरेस्ट जो है वो उसके डेवलप होते हैं। आने वाले टाइम में हम इसको भी ब्रीफ में करेंगे कि एडोलेसेंट जो स्टेज है उससे किस तरीके के क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अभी हम सिर्फ बेसिक से बात कर रहे हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हम बात करें हमारा बच्चे का नैतिक और भावनात्मक विकास, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट जो है, अगर हम बच्चे की बात करें किस तरीके से हो रहा है। नैतिक विकास का अर्थ है बच्चों में नैतिक संकल्पना का विकास करना। नैतिक संकल्पना का मतलब क्या है, यानी कि नैतिक संकल्पना, मोरल डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि बच्चे के अंदर ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, निश्चलता की भावना, दूसरों की जो इमोशंस हैं उनके रिस्पेक्ट करना। तो ये सब चीज़ें हम बच्चे के अंदर डेवलप अच्छे से हो पा रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है मोरल डेवलपमेंट उसका हो पा रहा है। प्रत्येक समाज में कुछ कार्यों को सही और कुछ कार्यों को गलत समझा जाता है। तो कौन से काम जो है वो
सही हैं और कौन से काम जो है वो गलत हैं, इसकी समझ बच्चे के अंदर जब विकसित होगी तो बच्चे का मोरल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से होगा। तो बच्चे की नैतिक संकल्पना का विकास भी इसी से जुड़ा हुआ है। पहले जब वो अपने फैमिली के अंदर रह रहा है, परिवार के अंदर रह रहा है, तब वो अपना जो है मोरल डेवलपमेंट वहाँ से सीखता है। उसके बाद जो विद्यालय के माध्यम से समाज में किस तरीके का व्यवहार उसे करना है, कैसे उसे रहना है, वो उस तरीके का समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार जो है बच्चा सीखता है। उसके बाद वो सही और गलत में जो है वो अंतर स्पष्ट कर पाता है। नेक्स्ट है हमारा संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। अब इमोशंस जो है बहुत तरीके से बच्चे के अंदर दिखाई पड़ते हैं। बच्चा खुश है या बच्चा रो रहा है या बच्चा क्रोध प्रकट कर रहा है, अब बच्चा जो है आश्चर्य प्रकट कर रहा है। इस तरीके के बहुत सारे संवेग जो है बच्चे के अंदर देखने को मिलते हैं। तो संवेगों का मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। धनात्मक संवेग जो है व्यक्ति के व्यवहार को परिपूर्ण बनाता है। संवेग की स्थिति में व्यक्ति की सोचने की क्षमता जो है वो शिथिल हो जाती है। कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, कई बार हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम कुछ सोच समझ नहीं पाते, कई बार हम गुस्से में बहुत चीज़ें जो है वो गलत कर देते हैं। तो वो सब चीज़ें हैं कि वहाँ व्यक्ति की सोचने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। शैशवावस्था में संवेगात्मक व्यवहार बच्चे का जो है वो अस्थिर होता है। कभी भी वो हंस रहा है, कभी भी वो रो रहा है, तो उसके अंदर स्थिरता नहीं है। जबकि बाल्यावस्था में वो धीरे धीरे स्थिर होने लग जाता है। और किशोरावस्था में बच्चा जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्रोध, घृणा, इस तरीके के डर जो है इस तरीके के संवेग जो है उसके अंदर ज़्यादा हावी होते हैं। और ये संवेगात्मक विकास में कुछ जो फैक्टर हैं, वंशानुक्रम जैसे हेरिडिटी, उसकी योग्यता, उसकी एबिलिटी, वो कितना काम करने में सक्षम है, उसका पारिवारिक वातावरण, ये सब चीज़ें जो है उसके संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। और वहाँ पर जब बच्चा वो स्कूल में है, जब बच्चा किसी अपने टीचर के संसर्ग में है, अध्यापक के संसर्ग में है, तो वो उसके जो इमोशनल डेवलपमेंट को एक सही डायरेक्शन जो है वो दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें मानसिक विकास, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट जो है कि बच्चा क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या देख रहा है, हर एक चीज़ उसका उससे वो क्या जो है वो निकाल पा रहा है, उसका निचोड़ जो है वो क्या है। मानसिक विकास से अभिप्राय शक्ति और संवेदनशीलता, अवलोकन, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, बुद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से आता है। शैशवावस्था तथा बाल्यावस्था में अब सबसे ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट जो है वो कौन सी स्टेज में है, वो शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी और चाइल्डहुड में। ये क्वेश्चन जो है यहाँ से बनता है। शैशवावस्था और बाल्यावस्था में मानसिक विकास जो है वो अत्यंत तीव्र गति से होता है। अब पियाजे ने जो है संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। आगे चलकर हम पियाजे की थ्योरी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। 4 जो स्टेजेस बताई गई हैं पियाजे के द्वारा, फर्स्ट है हमारी संवेगात्मक गामक अवस्था, फिर है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर हमारी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और लास्ट है हमारी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसके बारे में हम बहुत डिटेल में आगे चर्चा करेंगे। यहाँ समझने की बात है कि पियाजे की थ्योरी जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि बच्चे के मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। पियाजे ने संगठन तथा अनुकूल योग्यताओं को संज्ञानात्मक कार्य की 2 प्रमुख विशेषताएं बताया है कि बच्चा कैसे संगठन उसकी एबिलिटीज़ को यहाँ पर बताया गया है कि वो अपनी एबिलिटीज़ के अनुसार किस तरीके से वो कार्य करता है, उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। इसके अलावा पियाजे के अलावा ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास के बारे में जो है चर्चा की है। उसने 3 अवस्थाएं बताई हैं, क्रियात्मक, एनेक्टिव स्टेज, प्रतिबिंबात्मक, सिम्बोलिक स्टेज और प्रतिबिंबात्मक और संकेतात्मक यानी कि सिम्बोलिक स्टेज। 3 तरीके के स्टेजेस, 3 स्टेजेस जो है वो बताई हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बच्चे की। इससे भी हम आगे पढ़ेंगे। मानसिक विकास को अनेक कारक जैसे वंशानुक्रम, वातावरण, स्वस्थ शिक्षा, समाज आदि सभी ये सभी कारक जो है वो मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। अब आते हैं हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। निरंतरता का सिद्धांत। सबसे पहले कि हमारा जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। अभी हमने पढ़ा था डेवलपमेंट जो है वोम से टोम तक यानी कि गर्भ से लेकर मृत्यु पर्यंत जीवन पर्यंत ही चलता रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तिगतता का सिद्धांत यानी कि हर एक इंडिविजुअल का अपना जो है वो पेस ऑफ डेवलपमेंट है कि हर एक इंडिविजुअल जो है
हर एक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार गति कर रहा है, अपनी इंडिविजुअलिटी है उसकी, वो किस तरीके से सोच रहा है, किस तरीके से उसका विकास हो रहा है, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। हर एक इंडिविजुअल अपने आप में डिफरेंट है। नेक्स्ट है परिमार्जिता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मॉडिफाइबिलिटी, कि समाज में रहना है, एडजस्ट करना है, तो उसे अपनी संवेग है उन्हें मॉडिफाइड करना पड़ेगा। मतलब अपने आप को थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा अगर उसे समाज में सामंजस्य स्थापित करना है तो। नेक्स्ट है विकास क्रम का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट सीक्वेंस, कि किस तरीके से बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है। हमने 4 स्टेजेस इसकी पढ़ी हुई हैं डेवलपमेंट की, कि सबसे पहले बच्चा शैशवावस्था में होता है, उसके बाद बाल्यावस्था में होता है, उसके बाद जो है बच्चा एडोलेसेंट जो है किशोरावस्था में आता है, उसके बाद अडल्टहुड में बच्चा आ रहा है। तो ये एक सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, और इसी के अनुसार डेवलपमेंट होता है। दूसरा नेक्स्ट हमारा है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, कि बच्चा पहले जनरल रिस्पॉन्सेज देगा, उसके बाद जो है उसके रिस्पॉन्सेज जो है वो स्पेसिफिक होते जाएंगे धीरे धीरे। उसके बाद है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोक्सिमो डिस्टल और सिफेलोपोडल, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत यानी कि प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट, जैसे कि हमारी जो बॉडी है उसका सेंटर पॉइंट जो हम बात करें हमारी नाभि से, यानी कि अंदर से बाहर की ओर हमारा जो है विकास हो रहा है। सबसे पहले हमारी जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो डेवलप होते हैं, धीरे धीरे हमारा विकास जो है वो बाहर तक जो है वो बाहरी जो हमारे अंग हैं वहाँ उनका विकास होता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सिफेलोपोडल प्रिंसिपल, यानी कि मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत, यानी कि सबसे पहले हमारा जो है मस्तिष्क डेवलप हो रहा है, उसके बाद बाकी के नीचे जब धीरे धीरे हम नीचे आ रहे हैं हमारे पैरों की तरफ, तो उसका विकास जो है वो धीरे धीरे हो रहा है, यानी कि मस्तिष्क से नीचे की ओर का विकास जो है वो इस तरीके से गति करता है। नेक्स्ट है एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, ये यानी कि हर एक चीज़ अपने आप में एकीकृत हो रही है, यानी कि सब चीज़ें मिलकर बच्चे का जो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर बच्चे का हर तरीके का डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, मोरल डेवलपमेंट, हम कहें कोग्निटिव डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, हर तरीके के जो एस्पेक्ट हैं उनको देखा जा रहा है, और उन सबको इंटीग्रेट करें तो बच्चे का डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट है परस्पर संबंध का सिद्धांत, इंटर रिलेशन, हर एक चीज़ आपस में इंटर रिलेटेड है। और लास्ट है हमारा वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, कि बच्चे का डेवलपमेंट ये नहीं है कि सिर्फ हेरिडिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये नहीं है कि सिर्फ वातावरण पे यानी कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों में जो है इंटरेक्शन हो रही है, तभी बच्चे का विकास अच्छे तरीके से हो पा रहा है। तो एक दो क्वेश्चन जो है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट से भी यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ एक कारक हम देखेंगे इसके अंदर कौन से फैक्टर्स जो हैं वो डेवलपमेंट को इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहली बात वंशानुक्रम यानी कि हेरिडिटी, जैसा कि आप इसमें पढ़ भी रहे हैं, कुछ पैतृक गुण पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होते हैं, कि बच्चे का माता पिता का कद छोटा है तो बच्चे का कद भी छोटा है, उसकी बुद्धि उसका चरित्र, ये सब चीज़ें जो है वंशानुक्रम संबंधी विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है हमारा वातावरण जो है वो भी हम किस तरीके का वातावरण, किस तरीके का एनवायरनमेंट बच्चे को दे रहे हैं। शैशवावस्था से वातावरण जीवन को प्रभावित करने लगता है, बच्चा इन्फेंसी में है तभी उसके ऊपर जो है उसका एनवायरनमेंट का इफेक्ट जो है उसके ऊपर पड़ता है। धीरे धीरे बालक उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह उस योग्यता को प्राप्त कर लेता है जिसमें वह वातावरण को प्रभावित कर सके। नेक्स्ट है हमारी इसमें फैक्टर जो है वो बुद्धि, यानी कि तीव्र बुद्धि वाले बालक जो हैं उनका शारीरिक और मानसिक विकास बहुत जल्दी हो जाता है, जबकि मंद बुद्धि वालों का विकास जो है वो धीरे धीरे होता है, वो हर एक चीज़ धीरे धीरे, चलना बोलना ये सब चीज़ें धीरे धीरे सीखते हैं। नेक्स्ट है हमारा लिंग यानी कि जेंडर की बात करें तो इसमें भी लिंग भेद का प्रभाव जो है वो पड़ता है, यानी कि जो जन्म के समय बालकों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लड़कों का आकार थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन धीरे धीरे लड़कियों का जो फिज़िकल ग्रोथ है वो उनका बहुत जल्दी होता है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़। बालिकाओं में मानसिक तथा यौन परिपक्वता बालकों से पहले आती है, लड़कियों में मैच्योरिटी बहुत जल्दी आ जाती है एज़ कम्पेयर टू लड़के।
तो नेक्स्ट है हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में बहुत सारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं और जिनसे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं और इन्हीं हार्मोन्स, ये जो हार्मोन जो निकलते हैं, इनका जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के डेवलपमेंट पे बहुत तरीके से पड़ता है। तो अगर ये हार्मोन उचित मात्रा में ना निकले तो भी इनका जो है इम्पैक्ट बच्चे के डेवलपमेंट पे पड़ता है। नेक्स्ट है जन्म क्रम। जन्म क्रम यानी कि बच्चा अगर पहला बच्चा है परिवार में तो उसका जो डेवलपमेंट है वो धीरे धीरे होगा, जबकि जो दूसरा बच्चा, जो दूसरा या तीसरा बच्चा अगर जन्मेगा तो उसका विकास बहुत तीव्र गति से होगा। कारण ये है कि वो जो बच्चे हैं जो बाद में पैदा हो रहे हैं वो पहले बच्चे से बहुत कुछ सीख लेते हैं और इस कारण उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत जल्दी होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वायु एवं प्रकाश, यानी कि वही बात है एनवायरनमेंट। बच्चे को बहुत अच्छे तरीके अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, उसको अच्छी वायु, अच्छा प्रकाश, उसमें मतलब अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो वो बच्चा रोगों का शिकार नहीं होगा, जिससे कि उसके विकास में बाधा उत्पन्न नहीं होगी। तो ये चीज़ें हम फैक्टर्स अगर हम बात करें तो ये फैक्टर्स थे जो कि बच्चे के डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डालते हैं। अब लास्ट हम बात करें कि विकास का संबंध अधिगम से कैसे है, रिलेशन बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। सीधी सी बात है कि अगर बच्चे का विकास बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, बच्चा बहुत फिज़िकली बहुत फिट है, बच्चा जो है समाज में बहुत अच्छे तरीके से एडजस्ट कर पा रहा है, दूसरों के साथ मतलब अपने समूह में अपनी बात रख पा रहा है, दूसरों के साथ अपने आइडियाज़ को शेयर कर पा रहा है, उसका नैतिक विकास बहुत अच्छे से हुआ है, उसे सही गलत की बहुत अच्छे से समझ है, बच्चा जो है अपने संवेगों पर नियंत्रण कर पा रहा है, कब उसे हंसना है, कब उसे बोलना है, कब उसे क्रोधित होना है, ये सब संवेग हैं, उन पर उसका बहुत अच्छे तरीके से नियंत्रण है। तो वो अच्छे से उस जो है अधिगम भी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। तो अधिगम बच्चे के शारीरिक और मानसिक स्तर पर प्रभाव डालता है। इस स्तर पर बच्चा विकास करता है और कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करता है। कुछ व्यवहार बच्चों में हेरिडिटरी होते हैं, जबकि कुछ जो है वो अपने एनवायरनमेंट से ही सीखता है। तो उसके लिए उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अगर उसका ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हुआ है तो बहुत अच्छे तरीके से आगे भी सब चीज़ें जो बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएगा। लेकिन कुछ ऐसी क्रियाएं जिनको सीखने के लिए बच्चे को परिश्रम करना पड़ता है, जैसे पढ़ना लिखना, ये सब अधिगम क्रियाएं हैं। तो डेवलपमेंट का ओवरऑल इम्पैक्ट यही है कि बच्चे का अच्छा डेवलपमेंट हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, तो वो लर्निंग में बहुत अच्छे तरीके से कर पाएगा। अब हम बात करें, ये तो हमारा कॉन्सेप्ट था बेसिक सा जिसके बारे में हमने बात की। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में कैसे आते हैं उन्हें हम देख लेते हैं। कुछ एक क्वेश्चंस जो है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास का प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र पर निर्भर करता है और इस प्रकार अन्य विकासों को प्रभावित करता है। अभी हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन कि एक चीज़ दूसरे चीज़ पे डिपेंड करती है या संबंध है एक चीज़ का दूसरे चीज़ के साथ, यानी कि उसका अगर शारीरिक विकास अच्छे तरीके से हुआ है तभी उसका मानसिक विकास भी बहुत अच्छे से होगा, तभी उसका सोशल डेवलपमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से होगा। तो ये जो विकास का सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? वो हमारा विकास से संबंध है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास क्रिया के बारे में सही नहीं है? पहला ऑप्शन है हमारा, विकास की प्रक्रिया बहुआयामी है। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधता जो है वो होती है, बिल्कुल होती है, हमारे एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है। व्यक्तिगत मानसिकता, सामाजिक संपर्क के व्यक्तिगत विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, बिल्कुल होती है। व्यक्तिगत विकास केवल वातावरणीय कारकों पर आधारित होता है। अभी हमने फैक्टर्स पढ़े थे, तो बच्चे का विकास जो है वो सिर्फ एनवायरनमेंट पे नहीं, हेरिडिटरी और इसके अलावा बहुत सारे कारक हैं जो कि बच्चे के विकास पर प्रभाव डालते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका वो सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, बच्चे के विकास की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है, सरल से जटिल की ओर। अभी हमने पढ़ा भी था कि बच्चा जो है जनरल से स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज जो है वो करता है, सामान्य से विशिष्ट तक। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही रहेगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि एवं विकास के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें हम बात करें पैर से सिर तक, निकट से दूर, सिर से पैर, वंशानुक्रम,
एवं वातावरण की अंतःक्रिया। तो ये सब सही है, हमने पढ़ा था सिफेलोकूडल डेवलपमेंट, यानी कि मस्तकाधोमुखी, यानी कि सिर से पैर तक था, ये पैर से सिर तक नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका गलत होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारा, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है। तो ये 4 विशिष्ट अवस्थाओं के बारे में बात की थी जो है पियाजे महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका राइट होगा। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता माना गया है? प्राथमिक स्तर पर जब हम प्राइमरी लेवल की बात करें तो एक शिक्षक के अंदर कौन सी विशेषता होनी चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता होनी चाहिए, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए, शिक्षण पद्धति और दक्षता होनी चाहिए, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है हमारा सही रहेगा, धैर्य और दृढ़ता। नेक्स्ट है हमारा, वह अवस्था जब तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय चिंतन प्रारंभ करता है। तो ये कौन सी अवस्था है? तो हम इसमें बात करें औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा इसके अंदर, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया गया है? कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? बच्चे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात की गई है, यानी कि बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो मानसिक विकास, तो वो सबसे ज़्यादा विद्यालय और कक्षा में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है खिलौनों की आयु, टॉय एज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी डेवलपमेंट स्टेज है तो उसको कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो खिलौनों की आयु जो है वो पूर्व बाल्यावस्था को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकास आमतौर पर सिर से पैर तक होता है, सिफेलोकूडल, यानी कि मस्तिष्काधोमुखी। ये इसका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गत्यात्मक और संज्ञानात्मक विकास होता है। अब ये क्वेश्चन जो है एक बार इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। मैं आई होप आप सभी को आज का जो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे जो हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में जो हमारे नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हम बात करेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में सीखेंगे और साथ ही उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो भी इसके अंदर हम करेंगे। थैंक यू सो मच।